हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसका वन शॉट देखेंगे क्या बोल रहा है इसमें। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। सबसे पहले क्या आता है हमारा एनसीईआरटी में अगर हम खोल लेंगे, एनसीईआरटी अगर हमारे पास होगा तो एनसीईआरटी हम खोल लेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा है। कौन कौन, ए साइक्लिक और साइक्लिक या क्लोज चेन। ए साइक्लिक को ओपन चेन बोलते हैं, साइक्लिक को क्लोज चेन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक और क्लोज चेन को दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक, एस एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, कौन, क्लोज चेन को या साइक्लिक चेन को। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को कितने भागों में बांटा है, दो भाग में। कौन कौन, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सारे कंपाउंड क्या होते हैं, सेम होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होते हैं, कंपाउंड कुछ अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद से एरोमेटिक कंपाउंड में बोल रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड को तीन भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनोइड में क्या बोल रहा है, बेंजोनोइड में ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन जैसा होता है। जैसे यहाँ पे हमारा बेंजीन हो गया है और एनिलीन हो गया है। ठीक है, बेंजीन पे क्या है, NH3 एनिलीन हो गया है। यहाँ पे नॉन बेंजोनोइड में क्या बोल रहा है, नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड में क्या बोल रहा है, बेंजीन है, बेंजीन के जैसा है, लेकिन बेंजीन के जैसा दिख रहा है, लेकिन बेंजीन एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि बेंजीन में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, लेकिन इसमें 6 कार्बन से ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहा है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा होमोसाइक्लिक हुआ और हमारा दूसरा क्या हुआ, हेट्रोसाइक्लिक हुआ। हेट्रोसाइक्लिक किसमें है, देखिए ऐसा साइकिल जिसमें सारे कार्बन सेम हो, सारे एटम सेम हो, तो होमोसाइक्लिक हो जाएगा, और उसमें अलग हो कुछ तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे NH हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है, नोमेनक्लेचर आता है। नोमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, दिया है अल्काइल ग्रुप दिया है, जैसे कि आइसोप्रोपाइल किसको बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल किसको बोलते हैं। आइसोब्यूटाइल प्रोपाइल, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल एक बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। और 3 कार्बन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे कितना है, ये वाला कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर और इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी हो जाएगा। ब्यूटाइल का मतलब इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूटाइल हो जाएगा। यहाँ पे आइसोब्यूटाइल दिया है। ठीक है, 3 कितना कार्बन है यहाँ पे, ये 1 2 3, और यहाँ पे हमारा 4 कार्बन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे 4 ठो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर देख रहे हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर ब्रांच चेन, जैसे कि अल्केन का नोमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद से नंबरिंग इज डन सो दैट ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पोजीशन नंबर, और देखते हैं जहाँ से ब्रांच एटम सबसे नज़दीक हो वहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक, तीसरा नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, फॉर टू, एक मिनट सॉरी, ठीक है, तीसरा में हमारा क्या बोल रहा है, तीसरा में हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है, फॉर टू सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन द लोअर नंबर इज गिवन टू वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग ब्रांच लंबा चेंज देखते हैं, उसके बाद से नंबरिंग करते हैं जिधर से ब्रांच कार्बन चेन नज़दीक पड़ता है। अगर 2 ब्रांच चेन एक ही पोजीशन पे है तो हम लोग जहाँ से वहाँ पे देखेंगे जहाँ पे ब्रांच लगा होगा उसका नंबरिंग अल्फाबेट में सबसे पहले आएगा, वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 3 नंबर में हमारा 4 नंबर में क्या बोल रहा है, फॉर ब्रांच अल्काइल ग्रुप द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू रूट अल्केन इज नंबर 1 सच है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कितना कार्बन यहाँ पे दिया है, मेन चेन हम सबसे पहले हम आइडेंटिफाई किए, कितना कार्बन मेन चेन में है, 4 कार्बन। यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे क्या है, हमारा ब्रांच है, और यहाँ पे इधर से जाते हैं तो 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से जा रहे हैं तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग, इधर से करेंगे। ठीक है, राइट साइड से नंबरिंग की है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, 1,3 डाईमिथाइल। 1 और 3 कितने नंबर पे है, 1 और 3 नंबर पे है, क्या है हमारा, डाई मतलब 2 हो जाएगा, मिथाइल मतलब मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, और कितना कार्बन है ब्रांच में, 4 कार्बन है, तो मिथाइल 1,3 डाईमिथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, while writing the name of the substituent in alphabetical order
The prefix iso and neo are considered to be part of fundamental name of alkyl group, but secondary tertiary are not considered to be the part of fundamental name. जब हम लोग ब्रांच चेन का हम लोग अल्फ़ाबेट ऑर्डर लेते हैं तो उसमें हम लोग प्रीफिक्स जो लेते हैं आइसो और नियो लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लेते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी और टर्सरी को अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में नहीं लेते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा लास्ट वाला, इफ टू चेन आर of equal size then that chain is to be selected which contain more number of side chain। ठीक है, अगर दो चेन एक ही बराबर में है तो वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे जहाँ से मोर नंबर ऑफ साइड चेन होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ से नंबरिंग किए हैं यहाँ तक हमारा क्या आया हुआ है, क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच चेन 3 नंबर पे भी है और 5 नंबर पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसका नाम कैसे लिखे हैं, क्या नाम है इसका, 5 पे हमारा क्या हो जाता है, 5 पे हमारा क्या हो जा रहा है, 5 यहाँ से हम लेते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 5 पे क्या है, 5 पे क्या है हमारा, 5 पे 2 इथाइल, कितना इथाइल है, 2 इथाइल है। ठीक है, इधर एक इथाइल और इधर एक इथाइल, 2 इथाइल। ठीक है, और कितना कार्बन है हमारा टोटल, 4 कार्बन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, 4 ब्यूटाइल। उसके बाद से हमारा क्या है, 3 पे 2 ठो है, 3 पे 2 ठो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 3 पे क्या हो जाएगा, 3 डाई मिथाइल। और 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेकेन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोमेनक्लेचर में देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे दिया है बेंजीन, दिया है बेंजीन से 3 यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इसका नाम क्या है। अब देखिए इधर से हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलिफेटिक ऑर्डर ऑफ नंबरिंग 1 मिथाइल 1 प्रोपाइल हेक्सेन। ठीक है, बोल रहा है एलिफेटिक ऑर्डर में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे 3 नंबर पे और 1 नंबर पे क्या लगा है, ब्रांच लगा है, ब्रांच 3 नंबर पे क्या है, 1 2 3 कार्बन का है और यहाँ पे 1 कार्बन का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर पे 1 कार्बन है, मतलब मिथाइल लगा है, और 3 नंबर पे क्या है आपका 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल लगा हुआ है। तो एम और पी में सबसे पहले कौन आता है, एम आता है, तो हम नाम का दे देंगे एम मिथाइल। ठीक है, 3 प्रोपाइल साइकिल के रूप में है हेक्सेन। हेक्सेन मतलब कितना कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नोमेनक्लेचर देख रहा है, फंक्शनल ग्रुप में हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन मोलिक्यूल आइडेंटिफाई विच डिटरमाइन द चॉइस ऑफ प्रीफिक्स सुफिक्स। ठीक है, हम लोग पहले सुफिक्स देखते हैं। ठीक है, जिस जो फंक्शनल ग्रुप हमको पहचान लेते हैं उसका सुफिक्स हम लोग देखते हैं, प्रीफिक्स होता है और सुफिक्स होता है। दूसरा हमारा क्या देखना है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम containing the functional group is numbered in such a way that the functional group attached to the carbon atom present possessing lowest position in the chain। हम लोग लॉन्गेस्ट चेन वहाँ से हम लोग कार्बन का डिटरमाइन करेंगे जहाँ से हमको फंक्शनल ग्रुप बहुत ही कम नज़दीक हो या लोएस्ट पोजीशन पे हो, वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग किसका देंगे, डिक्रीजिंग घटते क्रम में यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। मतलब अगर हमको 2 फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमको दिया है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड SO3H, उसके बाद COO आ रहा है, COCl है, CONH2 है, CN है, HC है, HCO है। ठीक है, अल्डिहाइड हमारा यहाँ हो जाएगा, HCH हो जाएगा, ये हमारा CO हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, और वो हमारा OH हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा NH2 हो जाएगा, एमाइन हो जाएगा, ये हमारा अल्कीन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग किसको नाम देंगे सबसे पहले, उसको देखते हैं। देखिए इसमें कितना कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है, सबसे पहले हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे। अगर ग्रुप में 2 चीज़ रहे जैसे COOH और SO3H रहे तो सबसे पहले हम COOH को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अगर ग्रुप में C डबल बॉन्ड O रहे और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो सबसे एक ही पोजीशन पे, तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है, कार्बन का संख्या टोटल हो जा रहा है हमारा 6 हो जा रहा है। 1 नंबर पे भी CO है और 4 नंबर पे भी क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन से। तो हम लोग इधर से जाएंगे, लेफ्ट से जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट से जाएंगे तो 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन राइट से जाएंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट से करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होगा, और 2 4 मतलब दूसरे पोजीशन और चौथे पोजीशन पे क्या है, डाई है, डाई मतलब 2 हो जाएगा, ओन मतलब कीटोन, सुफिक्स है, कीटोन का ओन होता है सुफिक्स। ठीक है, उसके बाद से हमारा यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देखें और लॉन्गेस्ट चेन देखें। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखिए लगा है COOH लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है, COO लगा है। ठीक है, तो इधर से हम लोग जाते हैं तो कितना नंबर कार्बन पे आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर कार्बन पे आ रहा है, लेकिन इधर से आ रहे हैं तो कितना नंबर कार्बन पे आएगा, लेफ्ट से जाएंगे तो लेफ्ट हमारा ये हो गया, ये हमारा राइट हो गया।
लेफ्ट से जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा COO। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, सबसे सबसे पहले कौन है फंक्शनल ग्रुप में, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, COOH को देंगे कि यहाँ पे हम COO को देंगे, किसको देंगे प्रायोरिटी हम लोग, COOH को देंगे कि COO को देंगे। तो हम लोग सबसे पहले COOH को प्रायोरिटी देंगे, इसलिए इधर से हम लोग नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 पे क्या हो जाएगा, ऑक्सोइक हो जाएगा। 5 पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप में गिना जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, मेन चेन में गिना जाएगा। तो 5 पे क्या हो जाएगा, ऑक्सो, और कार्बन कितना है, 6 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 ऑक्सो हेक्सोनोइक एसिड। यहाँ पे कार्बोलिक एसिड में क्या होता है, हमारा सुफिक्स क्या होता है, ओइक होता है। क्या हो जाता है, ओइक हो जाता है। क्या हो जाता है, ओइक एसिड हो जाता है। कार्बोलिक एसिड में ओइक एसिड हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 ऑक्सो हेक्सोनोइक एसिड। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देख लिए। लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद से हमारा कितना कार्बन हुआ, 5 कार्बन हुआ। 5 कार्बन हम लोग क्या देखें, उसके बाद से हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप में देखते हैं, अगर हम लेफ्ट से जाते हैं, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट से जाते हैं तो लेफ्ट में हम क्या बोल रहे हैं, हमारा लेफ्ट में क्या बोल रहा है, लेफ्ट में हमारा क्या बोल रहा है, CH2। लेफ्ट में हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ। लेफ्ट में हमारा क्या, एक नंबर, 2 नंबर पे क्या, एक नंबर पे क्या रहा है हमारा, डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन इधर से हम जाते हैं तो, इधर से अगर हम जाते हैं तो, राइट से जाते हैं तो 2 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, OH आ रहा है। मतलब कौन सा ग्रुप आ रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। कौन सा ग्रुप, अल्कोहल आ रहा है, सॉरी कौन सा आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है। तो हम लोग सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे, देखिए तो OH यहाँ पे है और डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, प्रायोरिटी किसको हम लोग देंगे, OH को, मतलब अल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को क्या लिख देंगे, पेंट लिख देंगे। क्या लिखें, पेंट मतलब 5 कार्बन। और 4 पे क्या है, 4 पे क्या है, इन है। इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। पेंट 4 इन, दूसरे नंबर पे क्या है, अल्कोहल, तो पेंट 4 इन 2 ऑल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, क्या बोल रहा है, यहाँ पे साइक्लो वाला है। कौन सा है, साइक्लो वाला है। ठीक है, क्या है हमारा, साइक्लो वाला है। अब देखिए क्या है, इस पे साइक्लो पे क्या लगा हुआ है, एक एक डबल बॉन्ड भी लगा है और एक OH भी लगा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है और OH यहाँ पे लगा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, OH को देंगे कि डबल बॉन्ड को देंगे, OH को देंगे। किसको देंगे, OH को देंगे। तो हम लोग OH को देखें, OH को दिए, OH को प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा नाम इसका क्या हो जाएगा, OH का 1 नंबर पर OH हो जाएगा, 2 नंबर पर यहाँ पे और 3 नंबर पे। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लो मतलब साइकिल है। और हेक्स मतलब क्या हो जाएगा, हेक्स मतलब कितना कार्बन है इस रिंग में, 6 कार्बन है। दूसरे नंबर पर क्या है हमारा, इन है। और 1 नंबर पे क्या है हमारा, वॉल है। ठीक है, वॉल मतलब ऑल कोहल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है नोमेनक्लेचर। किसका नोमेनक्लेचर बोल रहा है, किसका नोमेनक्लेचर बोल रहा है, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन कंपाउंड। बेंजीन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हमको जानना है। किसका नोमेनक्लेचर जानना है, बेंजीन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जानना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए इस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कितना फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। जैसे क्लोरीन हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, 2 जगह NO2 है। तो नाइट्रो ग्रुप उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। NO2 को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं और Cl लगा है तो क्लोरो बोलेंगे। अब देखिए अगर हम इधर से नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो क्लोरीन कितना नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे। इसमें भी हम लोग किसके हिसाब से जाएंगे, अल्फाबेट के हिसाब से जाएंगे। किसके हिसाब से जाएंगे, अल्फाबेट के हिसाब से जाएंगे। N पहले आता है, N मतलब नाइट्रो हो जाएगा, C मतलब क्लोरो हो जाएगा। तो नाइट्रो और क्लोरो में सबसे पहले कौन आता है, क्लोरो आता है कि नाइट्रो आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरो आएगा। ठीक है, तो क्लोरो आएगा। अगर इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर ये नाइट्रो आ जाएगा और तीसरे नंबर पर ई नाइट्रो आ जाएगा। लेकिन अगर हम इधर से जाएंगे तो 1 नंबर पे आ जाएगा, लेकिन 3 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला नाइट्रो आ जाएगा। तो ज़्यादा लॉन्ग दूर हो जाएगा। अगर इधर से जा रहा है तो 2 ही नंबर पे आ जा रहा है, तो पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ से हम करेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रो है और क्लोरो है, तो सबसे पहले जिसका अल्फाबेट में नाम आता है उसी का हम लोग नोमेनक्लेचर नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएँ तो यहाँ पे क्लोरीन को 1 नंबर हो जाएगा, नाइट्रो को 2 नंबर हो जाएगा और यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 4 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे क्या है, नाइट्रोजन है। कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा इसका नेम। ठीक है, हम लोग इसमें क्या है, किसके हिसाब से चलेंगे हम लोग, नंबरिंग का किसके हिसाब से दिए, अल्फाबेट के हिसाब से। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। फंक्शनल ग्रुप में अल्फाबेट सबसे पहले जो आता था उसके हिसाब से हम लोग नंबरिंग दिए हैं। हम लोग एंटी क्लॉक काहे नहीं गए, एंटी क्लॉक काहे नहीं गए, क्योंकि एंटी क्लॉक जाते तो यहाँ पे 1 नंबर ये हो जाता है, 2 नंबर ये हो जाता है, 3 नंबर ये हो जाता है और 4 नंबर ये हो जाता है। बहुत दूर हो जाता है NO2 और 6 नंबर यहाँ पे होता है, तो दूर दूर हो जाता है NO2। इसलिए हम लोग क्या गए, इसलिए हम लोग क्या गए, क्लॉकवाइज गए। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है हमारा, दूसरा नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इसमें हम लोग किसके हिसाब से जाएंगे, किसके हिसाब से जाएंगे, N मतलब नाइट्रो हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। CH3 मतलब मीथेन होता है, NO2
टू मतलब नाइट्रो होता है, Cl मतलब क्लोरीन होता है। सबसे अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आ रहा है? क्लोरीन आएगा, लेकिन हम क्लोरीन को हम 1 नंबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर देंगे तो इधर इधर से हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो कितना नंबर पे आ जाएगा? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन ये हमारा आते-आते यहाँ पे कितना नंबर हो जाएगा? CH3 कितना नंबर पे हो जाएगा? 6 नंबर पे हो जाएगा। CH3 कितना नंबर पे हो जाएगा? CH3 कितना नंबर पे हो जाएगा? 6 नंबर पे हो जाएगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो। अगर हम क्लॉकवाइज इधर जाते हैं, क्लॉकवाइज इधर जाते हैं तो Cl 1 नंबर पे होगा, ये हमारा CH3 2 नंबर पे होगा, ये 3 नंबर पे होगा, ये 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, NO2 कितना नंबर पे हो जाएगा? 5 नंबर पे हो जाएगा। इसीलिए इसको हम अच्छा से लिखने के लिए, जो नज़दीक पड़े उसको लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखे हैं इसको? कैसे लिखेंगे? क्या लिखा है? हम इसको 1 नंबर मांग लेंगे, ठीक है? 1 नंबर क्यों माने? क्योंकि मीथेन होता है, ठीक है? हम लोग नंबरिंग इसलिए किए क्योंकि पास में नज़र आ रहा है। इधर से हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इसलिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बहुत नज़दीक दोनों ग्रुप मिल जाएगा। जैसे इसको 1 नंबर माने, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर, तो 4 नंबर पे हमारा NO2 आ रहा है, नज़दीक हो जा रहा है, ठीक है? तो इसीलिए उसको हम लोग क्या माने? इसीलिए इसको हम लोग क्या किए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। कौन से डायरेक्शन में गए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए उसमें हम लोग पोजीशन दे देंगे जिधर से नज़दीक पड़े, लेकिन नाम कैसे लिखेंगे? हम लोग नाम अल्फ़ाबेट के ही ऑर्डर से लिखेंगे। किसके हिसाब से? अल्फ़ाबेट के ही ऑर्डर से। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट के ही ऑर्डर से लिखेंगे। क्या बोल रहा है? 2 क्लोरो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 1 मिथाइल क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है? तीसरा मतलब हमारा क्या बोल रहा है? यहाँ पे ओ एम ही है, ठीक है? ओ एम ही होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं, मिथाइल एनिसोल बोलते हैं, ठीक है? एमी मतलब मीथेन होता है। यहाँ पे ओ एम दिखा है, उसी तरह इसको 1 नंबर माना है, इसको 2 नंबर, 3 नंबर, इसको 4 नंबर मान दिया है, ठीक है? हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। 4 नंबर पे क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा, ठीक? दूसरे नंबर पे क्लोरो, 4 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। 4 नंबर पे मिथाइल एनिसोल। एनिसोल किसको बोलते हैं? अगर बेंजीन पे एनिसोल किसको बोलते हैं? एनिसोल किसको बोलते हैं? अगर बेंजीन पे ओनली ओ एम लगा रहा हो, ओ एम मतलब OCH3 लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एनिसोल बोलेंगे, ठीक है? इसके बाद से इसमें आ रहा है, इसमें क्या बोल रहा है हमको? सबसे लास्ट वाला में क्या बोल रहा है हमको? सबसे लास्ट वाला में इसमें NH2 लगा है, ठीक है? C2H5 लगा है। इसको अगर बेंजीन पे अगर क्या लगा हो? ओनली NH2 लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनिलीन बोलते हैं, ठीक है? हमारा क्या बोल रहा है? 4 इथाइल कितना नंबर पे हो जाएगा? 4 इथाइल, क्योंकि इधर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो सब नज़दीक पड़ जाएगा। 4 इथाइल, ई और ई सबसे पहले आता है इसलिए इसको लिखे हैं 4 इथाइल। 2 पे क्या लिखे हैं? 2 पे मिथाइल लिखे हैं और हमारा क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा, ठीक है? एनिलीन हम एक बार और बताते हैं, ये वाला एनिलीन हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? एनिसोल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा? आइसोमरिज्म में बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमारा? आइसोमेरिज्म बोल रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है हमारा? आइसोमेरिज्म बोल रहा है। आइसोमर किसको बोलते हैं? सेम स्ट्रक्चर हो। देखिए हम क्या बोल रहे हैं? आइसोमेरिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल रहा है। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमर बोलते हैं, ठीक? ये हो गया हमारा पहला है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में क्या बोला है? एग्जाम्पल C2H5 रिप्रेजेंट 3 चेन आइसोमरिज्म। इसका कितना आइसोमरिज्म होगा? इसका फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो देखिए, तो पेंटेन लिखा है, पेंटेन लिखा है ना? पेंटेन का कितना आइसोमर है? पेंटेन का कितना आइसोमर है? ये 5 कार्बन होगा तो पेंटेन होगा। तो एक आइसोमर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर 2 मिथाइल ब्यूटेन और यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो C5H12 का कितना आइसोमरिज्म होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 आइसोमरिज्म। कितना चेन आइसोमरिज्म होगा? 3 होगा। दूसरा देखते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमर में क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल C3H8O रिप्रेजेंट 2 अल्कोहल। इसमें पोजीशन अलग हो जाता है, लेकिन मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? इसमें सेम होता है। मोलिकुलर फार्मूला इसमें क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? C3H8, इसमें भी कार्बन की संख्या कितना है? 3 है। इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 3 है। दोनों प्रूफ है, ठीक है? तो OH लग गया है और यहाँ पे OH लग गया है, ठीक है? तो क्या कर रहा है? पोजीशन आइसोमरिज्म। OH का पोजीशन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें क्या बोलेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है? देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। बोल रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। एग्जांपल इसका क्या है? C3H8
H6O है, इसको क्या है फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शन अलग अलग होता है। इसमें क्या है रिप्रेजेंट अल्डिहाइड और कीटोन। देखिए तीनों में कार्बन का संख्या कितना है, प्रोपेन है, ठीक है। तीनों में कार्बन का संख्या कितना है, 3 3 है। यहाँ पे O लग गया है मतलब प्रोपेन मतलब कीटोन लग गया, और यहाँ पे CHO लग गया मतलब अल्कोहल लग गया है, ठीक है, अल्डिहाइड लग गया है, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, मेटामेरिज्म बोल रहा है। मेटामेरिज्म क्या होता है, इट इज राइज ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है C3, यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा C3O C3H7, मतलब दोनों इसमें कार्बन का संख्या कितना है 4 होगा, और यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है C2H5O C2H5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटामोर बोलते हैं, लेकिन कार्बन का संख्या सेम ही होगा, कार्बन का संख्या सेम होगा, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसका पोजीशन क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। जैसे इस साइड क्या है बोल रहा है, इस साइड ऑक्सीजन की इधर कितना है 3 एक ही कार्बन है, और इधर कितना है 3 ठो कार्बन है, और इधर इस ऑक्सीजन की इधर कितना है 2 कार्बन है, इधर कितना है 2 कार्बन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा मेटामर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा मेटामर्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बोल रहे हैं स्टीरियोइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटॉमिक ग्रुप इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियोइसोमेरिज्म। स्टीरियोइसोमेरिज्म को कितने भागों में होता है, 2 भागों में होता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं उसके बाद से। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, सब्सटेंट होता है, अटैकिंग रिएजेंट कुछ आता है उससे, बीच में इंटरमीडिएट बनता है और बीच में ही प्रोडक्ट बन जाता है, और उससे क्या निकलता है बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है फिजन ऑफ कोवैलेंट, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना कितना तरह का से होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कितना तरीके से टूटता है, हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज और होमोसाइक्लिक क्लीवेज। हेट्रोसाइक्लिक मतलब उसका जो टूटेगा अलग अलग, होमोसाइक्लिक मतलब एक ही होगा। हेट्रोसाइक्लिक में हम क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं क्या बोल रहा है, इन हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक इन सच ए फैशन दैट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट, मतलब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही फ्रेगमेंट में रह जाता है, उसको क्या बोलता है हेट्रोसाइक्लिक होता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक क्या क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है, और क्या होता है हमारा कार्बोनियन होता है। कार्बोकेटायन क्या होता है, ए स्पेशल स्पेसीज हैविंग ए कार्बन एटम पोजिंग सेक्रेट ऑफ सेक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। इसमें कितना होता है 6 टूटता है तो कितना इलेक्ट्रॉन बचता है 6, सेक्सेट मतलब कितना होता है 6 बचता है, और उस पर कौन सा चार्ज लगता है पॉजिटिव चार्ज लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोकेटायन बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारा, दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा अल्काइल ग्रुप। दूसरा हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा, अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्टेबिलिटी द कार्बोकेटायन ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हम आगे देखेंगे इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा रहता है वो किसके कारण स्टेबल होता है, 2 कारण, कौन कौन हो जाएगा इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन, कौन कौन कारण हो जाएगा इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन स्टेप, कौन कौन कारण हो जाएगा इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। स्टेबिलिटी और देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा टर्सरी होगा, फिर क्या हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा, फिर प्राइमरी हो जाएगा, और फिर सुपर प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। 3 2 1 इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3 2 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको 3 2 1 लिखते हैं, किसको कार्बोकेटायन को लिखते हैं, किसके किसके कारण होता है हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव के कारण, किसके कारण होता है इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के कारण होता है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कार्बन आयन बोला है, कार्बन आयन बोल रहा है एक कार्बन हैविंग एक कार्बन है स्पेसीज कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बन आयन। कार्बन आयन पर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कार्बन आयन जनरली sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है sp3 होता है, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है sp3 होता है कार्बन आयन का, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है टेट्राहेड्रल होता है। इसका स्टेबिलिटी देखिए क्या लिखा है सुपर प्राइमरी प्राइमरी, एक मिनट सॉरी, ठीक है। हमको क्या बोला इसमें, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे, ठीक है, कार्बन आयन में थे, ठीक है ना। कार्बन आयन में क्या हो जा रहा है हमारा, क्या हो जाएगा सुपर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, किसका हमारा कार्बन आयन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है हेटेरोलिटिक तो हो गया हमारा। उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है होमोलिटिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा होमोलिटिक बोल रहा है। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर पेयर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड गोज विथ ईच ऑफ बॉन्डेड एटम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। होमोलिटिक कैसा होता है, होमोलिटिक हमारा ऐसा होता है जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है और एक यहाँ पे एलिमेंट है, तो ये आधा टूटा और ये आधा टूटा, तो इस दोनों पे क्या हो जाएगा डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटायन कैसा होता है जैसे यहाँ पे कोई लगा हुआ है,
और यहाँ पे इसे कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनियन क्या होता है, ये कोई एलिमेंट से लगा हुआ है, लेकिन इस एलिमेंट से कार्बन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन को कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और हेटेरोडिटी क्या होता है, दोनों सेम स्पेसीज होता है, आधा आधा खींचता है तो आधा इस पर इलेक्ट्रॉन जाता है, आधा इस पर इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए कौन सा आ जाता है, डॉट डॉट आ जाता है। ठीक है, हमको यहाँ से याद रखना है कार्बोकेटायन का क्या होता है, 3 to 1 होता है, कार्बोनियन का क्या होता है, कार्बोनियन का क्या होता है, कार्बोनियन का क्या होता है, 1 to 3 होता है। ठीक है, अब देखते हैं होमोलिटिक में क्या होता है, होमोलिटिक में क्या होता है, हम लोग देख लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्विवेलेंट डॉट विच बाउंडेड एटम रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल मतलब डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है उस पर। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी और देखते हैं, वही स्टेबिलिटी है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सुपर प्राइमरी, किसके जैसा है, सेम टू सेम कार्बोकेटायन के जैसा है, किसके जैसा है, सेम टू सेम कार्बोकेटायन के जैसा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा, क्या बोल रहा है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक हम सीधा सीधा ये समझेंगे, किसी एलिमेंट पे, देखिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम समझेंगे क्या बोल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक में क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ए रिएजेंट दैट ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एग्जाम्पल H2O NH3 CO CH3O SH। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई एलिमेंट रहेगा या तो उस पर लोन पेयर रहेगा या तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे H2 है तो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, NH3 पे भी 2 लोन पेयर है, यहाँ CH3O- पे भी यहाँ पे देख रहे हैं हमारा नेगेटिव चार्ज है, SH पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, मतलब इस पास इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बोला ए रीजन दैट टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम रिएक्टिव साइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, जैसे AlCl3 है, अल्मीनियम Cl3 है, तो कौन सा है ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, 6 है। BF3 भी इसका इलेक्ट्रॉन पूरा ऑक्टेट पूरा नहीं है। NH किसी पे कोई एलिमेंट है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। ठीक है, Cl है, जैसे Cl पे पॉजिटिव चार्ज तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन से लेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल हो क्या हो जाएगा, किसी को देगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, किसी से लेगा या खींचेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, AlCl3 BF3 का। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोल रहा है इन कोवैलेंट बॉन्ड या इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, जैसे कोई एलिमेंट लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जैसे पहला बोल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा हुआ और इस सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, और इधर से एक इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर जा रहा है, इधर चला जा रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो इधर चला जा रहा है। ठीक, मोर किसके द्वारा ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। 2 इलेक्ट्रॉन है और उसमें एक का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसके तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चला जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोला, द इंडक्टिव इफेक्ट रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट टू आइदर विड्रॉ और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू अटैच कार्बन एटम। ठीक है, ये बोल रहा है डोनेटिंग और लेने और देने की टेंडेंसी पे कार्बन के एटम पे निर्भर करता है। ठीक है, कार्बन के एटम पे निर्भर करता है, जैसे कार्बन से अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा तो हमारा कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाता है, और कार्बन से कुछ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लगा है तो इसका इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, देने वाला, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, देने वाला, जैसे यहाँ से लगा होगा CH3 लगा होगा तो इधर दे देगा, तो दे देगा मतलब क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट वाला क्या होता है, लेने वाला, जैसे माइनस आई इफेक्ट वाला क्या होता है, लेने वाला, जैसे NO2 हो जाएगा, CN हो जाएगा, CHO हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लेने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ ले लेता है, लेकिन CH3 क्या देगा, दे देगा, CH2 CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, रीजनेस स्ट्रक्चर बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा,
रीजनेस स्ट्रक्चर बोल रहा है। रीजनेस स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जेटिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर 1 and 2 आर कॉल्ड रीजनेस स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉन्ड अलग अलग हो जाना, यहाँ पे अब कुछ अलग बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ अलग बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना रीजनेस स्ट्रक्चर कहलाता है। देखते हैं हम लोग क्या बोलता है, बोल रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर रीजनेस हाइब्रिड 1 and 2 एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है तो उसके बाद से द रीजनेस स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रीजनेस स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअल डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। जो रीजनेस स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो कैसा होता है, हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना करने वाला, और उसका इंडिविजुअल क्या होता है, रियल मॉलिक्यूल शो नहीं करता है। जब कल्पना ही कर पाएंगे तो उसका रियल मॉलिक्यूल कैसे शो कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर मोलिक्यूल इज लोअर। एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होता है, लोअर होता है, किसके तुलना में, हाइपोथेटिकल के या कैनोनिकल स्ट्रक्चर की तुलना में, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रीजनेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रीजनेस एनर्जी। क्या बोल रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर और लोएस्ट एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनेस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, रीजनेस इफेक्ट। रीजनेस इफेक्ट कितना तरह का होता है, रीजनेस इफेक्ट क्या होता है, ये परमानेंट होता है। ये भी हमारा इंडक्टिव भी क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। रीजनेस भी क्या होता है, परमानेंट होता है। ये कैसे ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड द्वारा। इंडक्टिव कैसे ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड द्वारा, ठीक है। ये कितना तरह का होता है, दो तरह का। ये भी कितना तरह का इंडक्टिव होता है, दो तरह का। ये प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट मतलब लेने वाला, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, देने वाला। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, देने वाला, ओवर ये सब क्या करेगा, ये सब देगा। और माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, लेने वाला, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, देने वाला। प्लस आई इफेक्ट का है या प्लस आर इफेक्ट का है, क्या हम लोग बोले, प्लस आई बोले या प्लस आर बोले, ठीक है। कितना तरह का, दो तरह का ये भी होता है, ये भी दो तरह का होता है, परमानेंट ये भी होता है, ये भी क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। ये सिग्मा पाई बॉन्ड द्वारा ऑपरेट होता है, ये किसके द्वारा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ऑपरेट होता है। ये भी प्लस आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस आई लिख देंगे, दोनों सेम ही चल जाएगा। प्लस आई का मतलब क्या होता है, देने वाला, कौन सा हो जाएगा, देने वाला। और माइनस आर या माइनस आई का मतलब क्या हो जाएगा, लेने वाला, ठीक है, माइनस आई, ठीक है, समझ गए। सीधे से हम समझेंगे, प्लस आर का मतलब जिसपे कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। ओवर ओवर यहाँ पे ओवर कहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, मतलब देगा। और माइनस आर मतलब क्या हो जाएगा, जिसपे कोई लोन पेयर, प्लस आर का मतलब जिसपे कोई लोन पेयर होगा वो दे देगा, ठीक है। माइनस आर का मतलब जिसपे कोई लोन पेयर नहीं होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो वो क्या कर लेगा, खींच लेगा। प्लस आई का मतलब क्या होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा। और माइनस आई का मतलब क्या होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं होगा वो क्या कर लेगा, खींचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सी डबल ओ एच है, यहाँ पे भी सी डबल ओ एच है, यहाँ पे सी एच ओ है, यहाँ पे सी एच ओ है, यहाँ पे सी एन है, यहाँ पे सी एन है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, ठीक है। यहाँ पे CH3 C2H5 है, यहाँ पे OH OH OH, और यहाँ पे मतलब क्या है, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होता है, दे देता है। प्लस मतलब ज़्यादा है, दे देगा। प्लस मतलब धनी है, दे देगा। प्लस मतलब धनी है, दे देगा। प्लस आई हो या प्लस आर हो, धनी है तो दे देगा, ज़्यादा है तो दे देगा। प्लस मतलब धनी होता है, धनात्मक होता है, ज़्यादा है तो दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोला है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है। ये हमारा कैसा रीजनेस होता है, परमानेंट होता है। कैसा रीजनेस कैसा होता है, परमानेंट होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, टेम्परेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, शो दिस इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, ठीक है। इसके पास क्या डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसीलिए शो करेगा। ये भी कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इसको E+ बोलते हैं, और नेगेटिव मतलब माइनस ही बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को दे रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन को दे रहा है मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। मतलब देने वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, दे रहा है मतलब धनात्मक हो जाएगा। और निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे Cn है तो नाइट्रोजन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन से इसको तुरंत ले लेके इधर दे देगा। तो नाइट्रोजन से जुड़ना मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। ये कैसा होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। चौथा हमारा क्या बोल रहा है, हाइपर कंजुगेशन बोल रहा है। हाइपर कंजुगेशन क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ ऑन शेयर सिस्टम ऑफ और टू एन एटम विथ एन ऑन शेयर पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें किस में चला जाता है, देखिए यहाँ से इसको, इस कार्बन को एक खींचेगा अपने तरफ, तो एक अपने तरफ खींचेगा तो इसका कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा, तो इस पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इसके पी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन द्वारा जाता है, किस में चला जाता है, पी ऑर्बिटल में चला जाता है। कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है कि टेम्पोररी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन बोल रहा है। मेथड, उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा होता है, वहीं हम लोग को देखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो टेक्निक
क्या बोल रहा है हमारा, द कॉमन टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन किसके लिए यूज होता है, सीधा सीधा याद रखेंगे, सब्लिमेशन किसके लिए यूज होता है, सॉलिड के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सॉलिड के लिए यूज होता है। क्रिस्टलाइजेशन किसके होता है, सॉलिड के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। सॉलिड के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन फॉर सॉलिड होता है। सब्लिमेशन सॉलिड के लिए, क्रिस्टलाइजेशन कॉमन फॉर सॉलिड के लिए होता है। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन को देखते हैं क्या होता है, इट इज यूज टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। वोलेटाइल लिक्विड को मतलब उड़ जाता है, उसको नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है। दूसरा क्या बोला है, द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिक्सचर क्लोरोफॉर्म बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 334 334 केल्विन एंड एलिलीन 457 केल्विन सेपरेटेड बाय दिस मेथड। बहुत ही जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और एनिलीन मिक्सचर। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म का कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 334 334 केल्विन होता है, और एनिलीन का कितना होता है, 457 केल्विन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, डिस्टिलेशन कैन बी अचीव बाय 3 डिफरेंट वे। डिस्टिलेशन को 3 भागों में बांटा गया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहला बोल रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या बोल रहा है, दिस इज एप्लीकेबल इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 डिफरेंट लिक्विड इज नॉट मच। मतलब दो दो का बॉइलिंग पॉइंट, दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं हो, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। दिस इज एप्लीकेबल टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सीधा सीधा हम देखेंगे, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है, स्टेम डिस्टिलेशन। क्या बोला, स्टेम डिस्टिलेशन, दिस टेक्निक अप्लाई टू सेपरेट सब्सटेंस व्हिच आर स्टेम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। मतलब पानी में घुल जाता है। एग्जांपल क्या है, एनिलीन इज सेपरेटेड बाय एनिलीन वाटर मिक्सचर। इसका एग्जांपल क्या है, एनिलीन इज सेपरेटेड बाय एनिलीन वाटर मिक्सचर। स्टेम डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या है, एनिलीन इज सेपरेटेड बाय एनिलीन वाटर मिक्सचर, ठीक है। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। क्या बोल रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट है दो जो विच डिकम्पोजेड एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटोलो इन सोप इंडस्ट्री। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटोलो इन सोप इंडस्ट्री। सोप साबुन के कारखाने में क्या होता है, ग्लिसरॉल को सेपरेट किया जाता है स्पेंटले से, ठीक है। हमारा किसका हो जाएगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसमें क्या होता है, प्यूरिफाइड लिक्विड को वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसको उसको डिकम्पोज किया जाता है बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको डिकम्पोज किया जाता है बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोला है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बोल रहा है। क्या बोला है हमारा, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बोल रहा है व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू विच मोर सॉल्वेंट देन वाटर, ठीक है। ज़्यादा सॉल्युबल पानी से होगा तो उसको हम लोग घिलाएंगे, ठीक है। दूसरा हमें बोला है द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विथ ईच अदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है, इमिसिबल, एक दूसरे में हो जाता है, घुल मिल जाता है। दे फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटेड फॉर्मल। ये क्या होता है, ये लेयर बनाता है, ठीक है, सेपरेटिव फॉर्मल में। द कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे दही होता है, दही में हम पानी थोड़ा डालते हैं, पानी डालकर उसको क्या करते हैं, महते हैं, तो उसमें छाले क्या होता है, उसका जो घी होता है ऊपर चला आता है। इसी तरह इसका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। पांचवा हमारा क्या बोल रहा है, क्रोमेटोग्राफी होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टेक्निक एक्सटेंसिवली यूज टू सेपरेट मिक्सचर इन देयर कंपाउंड, ठीक है। कैसा है, एक्सटेंसिव है, ठीक। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन क्लासीफाई इनटू 2 मेन कैटेगरी। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को क्या बोलता है, देखते हैं हम लोग। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का क्या होता है, ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड आर ऑब्जर्व ऑन द एब्जॉर्बेंट ऑफ डिफरेंट डिग्री, कॉमनली यूज्ड एब्जॉर्बेंट आर सिलिका जेन एल्यूमिना। हम याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे हम लोग, सिलिका जेन और एल्यूमिना किसका एग्जांपल है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का। हमको केवल यही याद करना है, ठीक है। इट इज 2 टाइप, क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को कितने भागों में बांटा गया है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या एग्जांपल एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, क्या है, सिलिका जेल और एल्यूमिना। दूसरा मैंने बोला पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या बोला, इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएट पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी और मोबाइल फेज। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, मोबाइल फेज मतलब चलना होता है, उसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज लेते हैं, एक रुका होता है, एक चल रहा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसका एग्जांपल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, इसमें हमारा क्या बोल रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है हमारा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन सा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या बोला, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, हैलोजन और फास्फोरस प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लासाइन टेस्ट, किसके द्वारा होता है? लासाइन टेस्ट होता है। कौन सा? नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन और फास्फोरस को किसके द्वारा टेस्ट करते हैं हम लोग? लासाइन टेस्ट द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? लासाइन टेस्ट के द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते हैं। क्या बोला उसके बाद से? द एलिमेंट पोजेज इन कंपाउंड कोवैलेंट फ्रॉम कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट इनटू आयनिक, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कोवैलेंट से आयनिक में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कोवैलेंट से आयनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एन सोडियम लिए, सोडियम को कार्बन और नाइट्रोजन लिए तो उसमें किसमें चेंज होता है? NaC में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम सोडियम लिए हैं, टोटल सोडियम और सल्फर लिए हैं, किसमें चेंज होता है? Na2S में चेंज होता है। फिर हम तीसरा रिएक्शन लेते हैं, सोडियम लेते हैं और X मतलब हेलोजन लेते हैं, तो उसको हीट करते हैं तो NX में चला जाता है। X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लेते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है? टेस्ट फॉर नाइट्रोजन बोल रहा है। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? 6 साइनाइड लेते हैं और आयरन Fe2+ लेते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? FeCN6 में कन्वर्ट हो जाता है, 4-। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रासाइनो हेक्सासाइनोफेरेट बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? हेक्सासाइनोफेरेट नाम है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग फिर यहाँ पे भी हेक्सासाइनोफेरेट लेते हैं, 3 मोलकुल उसका लेते हैं और आयरन का 4 मोलकुल लेते हैं। ओनली आयरन का तो किसमें चेंज होता है? पोर्शन ब्लू में। किसमें चेंज होता है? पोर्शन ब्लू में। इसका फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, Fe4 FeCN6 के होल बाई 3 H2। ठीक है, क्या होता है? हेक्सासाइनोफेरेट करके कुछ होता है, हेक्सासाइनोफेरेट करके होता है। ठीक है, हेक्सा मतलब कितना हो गया? 6 हो गया, साइनो मतलब साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब आयरन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम पोर्शन ब्लू होता है। कैसा नाम है इसका? कैसा कलर होता है इसका? पोर्शन ब्लू होता है। कैसा कलर होता है? पोर्शन ब्लू होता है। दूसरा हमारा बोला है टेस्ट ऑफ सल्फर। टेस्ट ऑफ सल्फर का टेस्ट कैसे करते हैं? सल्फर कितने फॉर्म में पाया जाता है? सबसे पहले हम देखेंगे 1 2। ठीक है, 4 भागों में सल्फर पाया जाता है, 3 और 4 भागों में। ठीक, सबसे पहले PbS के फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर को अगर हम Pb के साथ रिएक्शन कराते हैं तो PbS में पाया जाता है। PbS में पाया जाता है, उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। PbS मतलब ब्लैक, PbS मतलब सीधा हम समझेंगे ब्लैक 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 ब्लैक। उसके बाद से सल्फर को हम लेते हैं, सल्फर को लेते हैं किसके साथ? नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोप्रोसाइड क्या है? FeCN का होल बाई 5 NO है। ठीक है, इसमें साइनाइड कितना है? 5 है, आयरन कितना है? 1 है, NO है सॉरी। ठीक है, सल्फर को हम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वायलेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वायलेट में। नाइट्रोजन हमको किस फॉर्म में मिला? किस फॉर्म में नाइट्रोजन हमको पर्सन ब्लू में मिला, लेकिन सल्फर किस फॉर्म में मिला? ब्लैक में, PbS बोलता है। ठीक है, और सल्फर को हम लोग रिएक्शन करते हैं नाइट्रोप्रोसाइड में तो हम किसमें कन्वर्ट होता है? ब्लैक में, वायलेट में। इसमें भी CN की संख्या 5 रहता है, Fe का संख्या 5 एक ही रहता है और NOS जुड़ जाता है, सल्फर जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या बोल रहा है? इनकेस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट सोडियम थायोसाइनाइड फॉर्मेट। नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहता है तो क्या बनता है? सोडियम साइनाइड बनता है। नाइट्रोजन और सल्फर देखते हैं इस रिएक्शन में, नाइट्रोजन और सल्फर इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन सोडियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन और सल्फर है तो क्या बन जाता है? सोडियम थायोसाइनाइड NaCN, तो सोडियम थायोसाइनाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है आयरन को अगर हम ACN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैसा कलर हो जाता है? कैसा कलर होता है? ब्लड रेड। FeSCN कैसा कलर हो जाता है? ब्लड रेड। FeSCN कैसा कलर हो जाता है? ब्लड रेड। FeSCN कैसा कलर हो जाता है? ब्लड रेड। वायलेट कलर कैसा हो जाता है? नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैसा कलर हो जाता है? वायलेट कलर। नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैसा कलर होता है? वायलेट कलर हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन को हम कैसे प्राप्त करते हैं? पर्शियन ब्लू। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, पर्शियन ब्लू। सल्फर को कैसे लेते हैं? PbS में ब्लैक। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है? उसके बाद से टेस्ट फॉर हाइड्रोजन को हम Ag के साथ रिएक्शन करते हैं, किस फॉर्म में मिलता है? Agix के फॉर्म मिलता है, Ag अल्युमिनियम हो जाएगा। इसमें बोल रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेटेड सॉल्युबल इन NaOH, सॉल्युबल रहता है, व्हाइट रहता है। कैसा रहता है? व्हाइट रहता है। कैसा रहता है? व्हाइट प्रेसिपिटेटेड सॉल्युबल इन NH4OH सो प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अगर व्हाइट रहेगा तो, अगर सॉल्युबल रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है येलो इज प्रेसिपिटेटेड सॉल्युबल स्प्रिंगली सॉल्युबल इन NH4OH क्या शो करता है? Br शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है? ब्रोमीन शो करता है। ये तीसरा हमारा क्या बोला? येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल NH4 सो प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। व्हाइट रहेगा, सॉल्युबल रहेगा तो सॉल्युबल रहेगा NH4OH में कैसा क्या शो करेगा? क्लोरीन शो करेगा। अगर येलो रहेगा, सॉल्युबल रहेगा तो कैसा शो करेगा? ब्रोमीन शो करेगा। और येलो रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा तो क्या शो करेगा? आयोडीन शो करेगा। ठीक है, तीसरा बोला टेस्ट फॉर फास्फोरस। कंपाउंड लेंगे, इसमें NO2O2 में लाते हैं, Na3PO4 में चला जाता है। फिर उसके बाद से HNO3 लेते हैं तो H3PO4 में चला जाता है। जैसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड मिलाते हैं, NH4 के होल बाई 2 MO4 मोलिब्डेनम ऑक्साइड मिलाते हैं तो इसका कैसे प्राप्त होता है? LOPPT प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, NH4 के होल्ड बाई 3 NH4 का होल्ड बाई 3 PO4 12H2 12MO3 क्या हो जाएगा हमारा? 12MO3 क्या हो जाएगा हमारा? LOPPT देता है। क्या देता है हमारा? LOPPT। फिर हमारा क्या बोल रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वांटिटी एनालिसिस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा?
ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, नाइट्रोजन को एस्टिमेटेड बाई ड्यूमास और जेल्डार मेथड। नाइट्रोजन को कितने मीटर से एस्टिमेट करते हैं, ड्यूमास और जेल्डार मेथड, ठीक है। ड्यूमास मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्रोजन का वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं एसटीपी पर मिलीलीटर, और मास उसका लेते हैं एमजी में, तो उसका परसेंटेज क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28 इंटू वॉल्यूम इंटू 100 बाई 2024 इंटू एम, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं, इस फॉर्मूला हमको एकदम याद रखना है, ये हम फॉर्मूला याद रखना है परसेंटेज निकालने के लिए। 28 इंटू वी इंटू 100 22,400 इंटू एम ले लेते हैं, ठीक है। एम हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा नाइट्रोजन का, ठीक है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, जेल डायमीटर होता है। जेल डायमीटर क्या लेता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे H2 ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, H2SO4 मिलाते हैं, NH4/2। इतना पूछने का नहीं, यहाँ पे हमारा जेल डायमीटर का फॉर्मूला कुछ इतना नहीं पूछता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं जेल डायमीटर में उसका मास ले लेते हैं mg, मास ले लेते हैं हम mg, मास ले लेते हैं mg, और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 मोलरिटी निकाल देते हैं, इसका मोलरिटी निकाल लेते हैं, नीडेड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ। उसका हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम मोलरिटी निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं VML, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उसके बाद से परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज अपनी नाइट्रोजन में क्या लिख देंगे, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा V मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2m, m मतलब मोलरिटी हो जाएगा, ठीक है। 2m मोलरिटी हो जाएगा, और उसका 1.4 हम लोग ऐसे डालते ही हैं, 1.4 यहाँ पे डालना ही है, बटा m हो जाएगा। m मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, जेल डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेल डायमीटर इज नॉट अप्लीकेबल, क्या होता है, नॉट अप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन एजो ग्रुप। नाइट्रो मतलब क्या होता है, किसी बेंजीन पे n लगा हो, किसी बेंजीन पे n लगा हो, या एजो ग्रुप मतलब क्या होता है, दो ठो बेंजीन में नाइट्रोजन से अगर जुड़ा हुआ है, दो ठो बेंजीन हमारा नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एजो ग्रुप, एजो ग्रुप हो जाएगा। या एक बेंजीन पे हमारा क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा है, तो नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा। इसके लिए हमारा क्या होता है, यह इसके लिए हमारा जेल डायमीटर अप्लीकेबल नहीं होता है। जेल डायमीटर अप्लीकेबल किसके लिए नहीं हो जाएगा, जो नाइट्रो ग्रुप होगा या जो एजो ग्रुप होगा, जैसे कि पायरिडीन होता है, जैसे कि हमारा पायरिडीन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा पायरिडीन होता है, ये हमारा पायरिडीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन का क्या करना है हमको, हाइड्रोजन का क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन को किस विधि से निकाला जाता है, क्यूरियस मेथड से निकाला जाता है। हाइड्रोजन कंपाउंड का हम लोग क्या जैसे AgX के रूप में प्राप्त होता है, AgX के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, AgX के रूप में प्राप्त होता है, ठीक। मास उसका mg ले लेंगे, ठीक है, मास ऑफ AgX का ले लेंगे, m1 ले लेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या डाल देंगे, एटॉमिक मास ऑफ x ले देंगे, x मतलब क्या हो जाएगा, कोई फ्लोरीन हो जाएगा। m1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा मास ऑफ AgX हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, मोलिकुलर मास हो जाएगा Ag का, ठीक है, और m हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमको फॉर्मूला एकदम याद रखना है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, सल्फर बोल रहा है। सल्फर को भी कैसे निकालते हैं, क्यूरियस मेथड से। हाइड्रोजन को भी किस चीज़ से निकालते हैं, क्यूरियस मेथड से। सल्फर और हाइड्रोजन को किस मेथड से निकालते हैं, दोनों को किस मेथड से निकालते हैं, क्यूरियस मेथड से। दोनों किस मेथड से निकालते हैं, क्यूरियस मेथड से, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। दूसरा हमारा सल्फर को क्यूरियस मेथड से निकालते हैं, ठीक है। इसमें हम देखो BaSO4 प्राप्त होता है। मास इसका हमें mg लिख लेंगे, सबसे पहला हमको फॉर्मूला है, मास mg लिख लेंगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालेंगे, 32 लेंगे, उसका मोलिकुलर मास 32 होता है, 22 होता है। m1 मतलब मास ऑफ BaSO4 लेंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। दूसरा 23 यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि BaSO4 का मोलिकुलर मास होता है, BaSO4 का मोलिकुलर मास होता है, ठीक है। सल्फर का मास क्या होता है, 32 होता है, m1 ले लेंगे, इसका मास ऑफ BaSO4 का 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। और 233 इसका क्या हो जाएगा, BaSO4 का मोलिकुलर मास, m क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, फास्फोरस बोल रहा है। फास्फोरस का क्या हो जाएगा हमारा, फास्फोरस का ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसमें हम फ्यूमिंग HNO3 मिलाते हैं, H3 फिर मिलकर भाट हो जाता है, फिर हम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला हमको याद रखना है, वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। NH4 का होल/3 PO4 2H2, ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, फास्फोरस का निकालने के लिए। उसका मास हम क्या लेते हैं, mg ले लेते हैं, मास ऑफ NH4O3, मास ऑफ NH4 का होल/3 12mg का m1g ले लेते हैं, तो मोलर मास इसका NH4 PO4 का कितना होता है, 177, ठीक है, 1877 ग्राम होता है। परसेंटेज ऑफ पी निकालना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ पी निकालना होगा, हमको फॉर्मूला याद रखना है, केवल इसका फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ पी निकालने के लिए 31 हम लिख देंगे, 31 फास्फोरस का हो जाएगा, ठीक है। और m1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ NH4 PO4 का होल/2, उसको लिख देंगे, परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे, 1887 मोलर मास लिख देंगे, और m लिख देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आइसोब्यूटाइल किसको बोलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमें लगा लेंगे, आइसोब्यूटाइल किसको बोलेंगे हम लोग, किसको बोलेंगे, ब्यूटाइल मतलब कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है। ब्यूटाइल मतलब कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है,
ठीक है, इसका आइसोबिटाइल बोल देंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका आईपीसी नाम लिखना है। ठीक है, जैसे इसका देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कार्बन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कार्बन होगा, स्टेबल कौन कार्बोकेटायन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, हमारा सेकेंडरी परसेंट टर्शियरी ये सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे टेम्पोररी इफेक्ट कौन होता है, टेम्पोररी इफेक्ट कौन होता है, हमारा टेम्पोररी इफेक्ट कौन होता है, हाइपर कंजूगेशन रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, 7 नंबर देखेंगे क्या बोला, एरिथमेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या होता है। ठीक है, मिथाइल हैलाइड कार्बोकेटायन सेंटर क्या होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट प्लस माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट कौन शो करता है। ठीक है, 11 नंबर देखेंगे मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म किसके द्वारा सेपरेट होता है। ठीक है, 12 नंबर देखेंगे ऑन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्साइड सॉल्यूशन ब्लड रेड कलर इज ऑब्टेन, ब्लड रेड कलर ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसके द्वारा होता है, क्वेश्चन हम बना लेंगे। फिर इससे बोलेंगे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग, हम लोग देखेंगे पीछे वाला में क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा उसको हम लोग देखेंगे। जेलदार मेथड किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप और एजो ग्रुप के लिए। ठीक है ना, साइंटिस्ट द्वारा कौन कौन स्टेबल कौन नहीं स्टेबल डिटेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन कौन स्टेबल नहीं किया जाता है। ठीक है, कॉमनली एजॉर्मेंट इन कोलम क्रोमाटोग्राफ में क्या लेते हैं, सिलिकाजन अल्यूमिनियम लेते हैं कि चारकोल लेते हैं कि दोनों लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स में से कौन हो देख लेंगे, इसका आईपीसी नेम लिख लेंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं फ्रेंड, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके ओके ओके, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।